हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसे आप सबको पता है कि हम एक रिवीजन सीरीज रन कर रहे हैं जहाँ पे हम पूरा स्टैटिक सब्जेक्ट जितने भी हैं उसका पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है। और सबसे पहले हमने इन्वायरमेंट सब्जेक्ट से स्टार्ट किया जहाँ पे हमने बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट ये सारा कवर कर लिया है। जिसने अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो यू कैन रेफर द लिंक एंड वॉच दोज वीडियो। सो आज का डिस्कशन जो है वो बायोडाइवर्सिटी टॉपिक पे रहेगा। सो लेट्स बिगिन अवर टुडेज डिस्कशन जो बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड है। तो देखो, बायोडाइवर्सिटी बेसिकली क्या होता है, मेनली नाम से समझ में आता है, और दिस इज नथिंग बट अ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है। और ये जो डाइवर्सिटी होती है ना वो सारे लेवल्स में कंसिडर की जाती है ऑफ अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, राइट फ्रॉम पॉपुलेशन लेवल देखा जाए उसके साथ साथ बायोम्स लेवल तक। ठीक है। और इसके ना बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं। अभी 3 लेवल में सबसे पहला है एक जेनेटिक लेवल, सेकंड है स्पीशीज एंड थर्ड है इकोसिस्टम, दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, उसके बाद स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड नेक्स्ट वन इज अ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या होगा, यहाँ पे जो भी डिफरेंसेस होते हैं इन जेनेटिक मेकअप, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज एज वेल एज विद इन द स्पीशीज, ठीक है, इन सारे को जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी में कंसिडर किया जाता है। जैसे कि हमें पता है टाइगर अगर एक स्पीशीज लिया जाए तो उसके जितने भी डिफरेंट मतलब डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट स्पीशीज है उनका कुछ जो जेनेटिक मेकअप में चेंजेस होता है, ठीक है, वो सारा जो पॉइंट आ जाता है वाइल कंसिडरिंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब सेकंड है स्पीशीज डाइवर्सिटी। अभी स्पीशीज डाइवर्सिटी में क्या है, इट इज नथिंग बट द वेराइटी जो मिलती है इन नंबर्स एज वेल एज द रिचनेस ऑफ द स्पीशीज। ठीक है। ये हो गया स्पीशीज डाइवर्सिटी में। अभी रिचनेस ऑफ द स्पीशीज क्या होती है ये मैं अभी आपको 2-3 स्लाइड बाद बताऊंगी। ठीक है। यहाँ पे एक होता है रिचनेस ऑफ द स्पीशीज, ठीक है, स्पीशीज की रिचनेस, उसके साथ साथ है एक टर्म है स्पीशीज की इवननेस। तो स्पीशीज की रिचनेस में क्या होता है, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज जो प्रेजेंट होती है विद इन अ सर्टन हैबिटेट और विद इन सर्टन रीजन, उसी को हम बोलते हैं स्पीशीज रीचनेस, जो हमने यहाँ पे पढ़ा। ठीक है। सो ये आ गया रीचनेस वाला पॉइंट। सो ये है स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में। अब नेक्स्ट है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का बेस्ट एग्जांपल है डिफरेंट जो भी इकोसिस्टम्स हैं, ठीक है, उसके बीच में जो भी डिफरेंसेस होते हैं या उनके बीच में जो भी डाइवर्सिटी होती है वो सब। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल हम बोल सकते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रीजन एज वेल एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन। ठीक है। तो इस तरीके से तीनों जो लेवल होते हैं बायोडाइवर्सिटी के वो हमने देख लिए, दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड थर्ड वन इज अ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जहाँ पे हम देखेंगे कि डिफरेंट इंडाइसेस जो होते हैं फॉर मेजरिंग द डाइवर्सिटी। तो सबसे पहला है अल्फा, सेकेंड वन इज अ बीटा एंड थर्ड वन इज अ गामा। तो अल्फा डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, विद इन अ कम्युनिटी डाइवर्सिटी, दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग सेम कम्युनिटी और द हैबिटेट। जैसे कि अगर नंबर ऑफ हैबिटेट या नंबर ऑफ जो भी स्पीशीज है ना वो एक सर्टन रीजन में, ठीक है, या सर्टन कम्युनिटी या हैबिटेट को शेयर कर रही हो तो उसको हम बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। अभी बीटा डाइवर्सिटी क्या होती है, बीटा डाइवर्सिटी में ना दो दो डिफरेंट कम्युनिटी या दो डिफरेंट हैबिटेट में जो शेयरिंग होती है ना वो आती है बीटा डाइवर्सिटी के यहाँ पे, जैसे कि ये दोनों। ठीक है। और गामा डाइवर्सिटी क्या होती है, गामा डाइवर्सिटी में एंटायर जो भी टोटल लैंडस्केप होता है ना वो सारा आ जाता है गामा डाइवर्सिटी में। ठीक है। तो ये 3 टाइप्स हो गए, दैट इज अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड थर्ड वन इज अ गामा डाइवर्सिटी। अब देखते हैं बायोडाइवर्सिटी के मेजरमेंट कैसा किया जाता है। तो मैंने जैसे अभी बताया, एक होता है स्पीशीज रिचनेस जहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ अ डिफरेंट, मतलब जो भी नंबर होते हैं ऑफ डिफरेंट स्पीशीज वो सारा आता है स्पीशीज रिचनेस में। जैसे कि सबसे जितने ज़्यादा स्पीशीज होंगे उतने ज़्यादा रिचनेस कहा जाता है। उसके बाद एक स्पीशीज इवननेस। अभी स्पीशीज इवननेस क्या होता है, इट इज इफ जो भी हैबिटेट होती है ना अगर वहाँ पे सिमिलर अबंडेंस दिखाई दिया किसी भी एक स्पीशीज का, ठीक है, या सर्टन स्पीशीज का, उसको हम बोलते हैं देन दैट हैबिटेट इज टर्म एज अ स्पीशीज इवननेस। ठीक है। उस हैबिटेट में स्पीशीज इवननेस है ऐसा कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि अगर ग्रेटेस्ट इवननेस होता है तब ना वहाँ पे कोई भी जो पॉपुलेशंस होती है उनमें सिमिलर अबंडेंस दिखाई देता है। ठीक है। बिटवीन टू पॉपुलेशन सिमिलर अबंडेंस दिखाई देता है। जैसे कि ये हो गया, देखो ये चार है एक हैबिटेट में प्रेजेंट और ये भी चार
हैबिटेट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सिमिलर अबंडेंस क्या होता है इन इस स्पीशीज जो एक हैबिटेट में प्रेजेंट होती है, उसी को हम स्पीशीज इवननेस कहते हैं। सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो ना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी दिखाई देती है, उसके साथ साथ वहाँ पे जो स्पीशीज होती है ना काफ़ी ज़्यादा एंडेमिक इन नेचर होती है। अभी एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती हैं, देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन जो है नोट डाउन की है। दैट इज़ कुछ ऐसी स्पीशीज़ जो नेटिव होती है या मोस्टली ऐसी स्पीशीज़ जो नेचुरली उसी पर्टिकुलर लोकेशन में पाई जाती है। ठीक है, उस स्पीशीज़ को हम एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं। और यहाँ पे है कि एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बेसिकली ऐसे रीजन जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी सारे एंडेमिक स्पीशीज़ भी मिलते हैं, पर वहाँ पे कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट जो है हैबिटेट लॉस दिखाई दिया है। एंड दस देयर इज़ एन हाई नीड कि हम उस एरिया को जो है अभी कंजर्व करें और उसको जो है प्रॉपरली रिस्टोर करने के लिए ट्राई करें। ठीक है, तो ये हो गया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो उसको जो है कैटेगराइज किया है, मतलब कुछ कैटेगरीज है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को क्लासिफाई करने के लिए। तो सबसे पहला है कि एंडेमिक प्लांट स्पीशीज होने चाहिए वहाँ पे एटलीस्ट 1500, ओके 1500 वास्कुलर प्लांट्स का जो है प्रेजेंट होना चाहिए उस रीजन में। अभी आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि वास्कुलर प्लांट क्या होते हैं। अभी वास्कुलर प्लांट ना, वास्कुलर प्लांट इस टाइप के प्लांट्स होते हैं जहाँ पे ना उनके पास कुछ ऐसे टिश्यूज का प्रेजेंस होता है जो उनको हेल्प करता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल एज वेल एज अ फूड। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, एग्जाम्पल नहीं, यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट दिया है, दैट इज एक झाइलम करके एक टिश्यू होता है। ठीक है, झाइलम फॉर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रूट टू द डिफरेंट प्लांट की जितने भी बॉडीज हैं। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स हैं। उसके बाद होता है फोलियम जो मेनली यूज होता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ फूड, दैट इज फ्रॉम लीव टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो ये याद रखना, एक जाइलम करके और एक फोलियम करके। ठीक है, ये दो टर्म। और ये हो गया एक पहला क्राइटेरिया फॉर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, दैट इज एंडेमिक स्पीशीज चाहिए 1500 जो है वास्कुलर प्लांट की जो स्पीशीज है, ठीक है, वो वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए। उसके बाद सेकेंड दैट इज हैबिटेट लॉस, दैट इज एटलीस्ट 70% जो है वो रीजन उनका जो है नेचुरली वेजिटेशन जो है वो लॉस्ट होना चाहिए। ठीक है, सो ये दो क्राइटेरिया के बेसिस पे जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को क्लासिफाई किया जाता है। और वर्ल्ड में या ग्लोबल लेवल पे अराउंड 36 जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अब इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में ना ये जो कलर में हाईलाइटेड है ना रीजन्स, वो सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन में आते हैं। ठीक है, हिमालयन का पार्ट हो गया, उसके साथ साथ वेस्टर्न घाट का पार्ट, अंडमान निकोबार के भी कुछ रीजन्स है। ठीक है, उसके बाद है नॉर्थ ईस्ट का रीजन। ठीक है, और एक बात याद रखना कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में ना सारे स्टेट्स आएंगे नॉर्थ ईस्टर्न के एक्सेप्ट असम। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो हॉटस्पॉट है ना उसको डिफरेंट पार्ट्स में या डिफरेंट कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया गया है। ठीक है, उनमें से एक कहता है इंडो बर्मा हॉटस्पॉट और एक आता है सुंडा हॉटस्पॉट। तो ये जो अंडमान रीजन है ना वो आता है हमारे इंडो बर्मा हॉटस्पॉट के अंदर में, और ये जो निकोबार रीजन है ना वो आता है सुंडा लैंड हॉटस्पॉट के अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। अब देखते हैं कुछ हॉटेस्ट ऑफ द हॉटस्पॉट। तो ये ना 8 रीजन है, ठीक है, ग्लोबली जो हॉटेस्ट ऑफ द हॉटस्पॉट स्पॉट करके कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि इंडो बर्मा रीजन, सुंडालैंड, फिलीपाइंस, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका रीजन, मदागास्कर है, ईस्टर्न आर्क एंड द कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ तंजानिया और केनिया, कैरिबियन आइलैंड, एंड लास्ट वन इज द ब्राजील अटलांटिक फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये कुछ हॉटेस्ट ऑफ द हॉट स्पॉट जो है वर्ल्ड में लोकेटेड है। और इंडिया में ना इनमें से 3 जो है हॉटेस्ट ऑफ द हॉटस्पॉट लोकेटेड है। ठीक है, और ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं इंडिया में, 4, पर हॉटेस्ट ऑफ द हॉटस्पॉट इंडिया में कितने हैं, 3। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो एक ना मेगा डाइवर्स कंट्री करके होता है। तो मेगा डाइवर्स कंट्री ना बेसिकली इनको कैटेगराइज किया गया है बाय यूएनईपी। ठीक है, 17 कंट्रीज हैं, और इनको आइडेंटिफाई करने का क्राइटेरिया क्या होता है, इसमें ना एटलीस्ट 5,000 वर्ल्ड के प्लांट जो है एंडेमिक होने चाहिए। उसके साथ साथ ऐसे कंट्रीज जहाँ पे मराइन इकोसिस्टम का भी प्रेजेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक हो गया मेगा डाइवर्स कंट्री के बारे में।
अब नेक्स्ट है लाइक माइंडेड मेगा डाइवर्स कंट्री। अब लाइक माइंडेड मेगा डाइवर्स कंट्री में ना बस कुछ दो ही फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। सबसे पहले कुछ ऐसे कंट्री जहाँ पे डाइवर्सिटी दिखाई दे, उसके साथ साथ ये जो डाइवर्सिटी होती है ना, या कंट्री जो है मेनली एसोसिएट होना चाहिए विद द ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है। इसके बेसिस पे जो है लाइक माइंडेड मेगा डाइवर्स कंट्री को आइडेंटिफाई किया जाता है, और इंडिया जो है इन दोनों का पार्ट है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखो। और एक टर्म है यहाँ पे GIAS, दैट इज ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, ठीक है। ये FA थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है। इंडिया में ये 3 रीजन जो है इसके अंडर में आते हैं। सबसे पहला है कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो ओडिशा में लोकेटेड है। सेकेंड इज कुट्टानाड बिलो सी लेवल फार्मिंग जो केरला में लोकेटेड है। और लास्ट वन इज पैम्पोर सैफरन हेरिटेज जो जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। तो ये हो गया गैस के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे हमने देख लिया कि बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड इंडेक्सेस पढ़ लिए, मेजरमेंट कैसे करते हैं वो सारा देख लिया। अब हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो कंजर्व करने के लिए ना कुछ इन सेतु मेथड्स है और कुछ एक्स सेतु मेथड। अभी एक्स सेतु क्या होता है, मतलब आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट, ठीक है, उन प्लांट्स या उन एनिमल्स को लेके जाता है, ठीक है, और वहां पे उनका कंजर्वेशन किया जाता है। और इन सेतु में क्या होता है, बस उसी लोकेशन में जहाँ पे वो मेन उनका हैबिटेट है वहाँ पे उनका जो है कंजर्वेशन पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अब इन सेतु के बेस्ट एग्जांपल हो गए जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व एंड सेक्रेड ग्रुप्स। और एक्स के सेतु के अगर देखा जाए एग्जाम्पल, तो सबसे पहला अगर आएगा जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल पार्क, सीड बैंक एंड क्रायो प्रिजर्वेशन। और यहाँ पे ना एक सीड बैंक एक होता है और एक सॉरी जीन बैंक एक होता है जहाँ पे मेनली जेनेटिक मटेरियल का स्टोरेज किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक टर्म है सीड बैंक। तो सीड बैंक का एक याद रखना कि ये नॉर्वे में लोकेटेड है, वर्ल्ड की बिगेस्ट सीड बैंक। और इंडिया में अगर देखा जाए तो चांगला लद्दाख में सीड बैंक का प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ एक सेतु कंजर्वेशन पॉइंट। और ये अब देखते हैं हम इन सेतु कंजर्वेशन के बारे में। अब देखो सबसे पहला आता है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेकेंड वन इज अ नेशनल पार्क एंड थर्ड वन इज अ बायोस्फीयर रिजर्व। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में आता है। नेचुरल पार्क भी उसी एक्ट के अंडर में आता है। और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ठीक है, ये यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंडर में फॉर्म किया गया है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना बोथ सेंटर एज वेल एज ए स्टेट, ठीक है, उनके थ्रू जो है डिसाइड किया जाता है। नेशनल पार्क में स्टेट एज वेल एज ए सेंटर का इन्वॉल्वमेंट होता है, और बायोस्फीयर रिजर्व में देर इज ओनली इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेंटर। अब यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना, ठीक है, वो ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे एडुकेट इकोसिस्टम, फ्लोरा, फोना वगैरह सारा मिलता है। नेचुरल पार्क में भी अप्रोक्स सेम ही होता है, ठीक है। उसके बाद बायोस्फीयर रीजन्स अगर सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में अगर जाना जाए तो मेनली इनका एम क्या होता है, इनका एम होता है कि ये प्रॉपरली एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो प्रमोट करें, और कहीं ना कहीं लोकल कम्युनिटी का हेल्प एज वेल एज साइंस, ठीक है, इन दोनों को मिला के जो है प्रॉपरली जो एरिया होता है उसको प्रिजर्व करे, ठीक है। तो ये हो गया बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो इंडिया में अराउंड 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेशनल पार्क अगर देखा जाए 106 है। और बायोस्फीयर रिजर्व ना वर्ल्ड में तो 18 है, पर इंडिया में जो है 12 दिखाई देते हैं, ठीक है। अब ना ये कौन से पार्क से, इसके लिए ना मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी। अगर इसी वीडियो में ये सारा डिस्कस कर लिया तो ये वीडियो बहुत लंबा चले जाएगा। सो नेचुरल पार्क, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, उनको याद करने की ट्रिक्स एज वेल एज उनका जो पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, कहाँ कौन से लोकेशन पे क्या मिलता है, ठीक है, कौन से लोकेशन पे कौन सा पार्क है या ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो सारा मैं कुछ दिनों में लेके आऊंगी वीडियो, ठीक है। वहीं पे हम कवर कर लेंगे, ठीक है। अब बस यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है वही ध्यान रख लो। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ना लिमिटेड बायोटिक इंटरफेरेंस जो है अलाउड है, पर नेशनल पार्क में ना यहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिशन होता है। और बायोस्फीयर रिजर्व में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 जोन्स होते हैं, एक होता है कोर जोन, एक होता है बफर जोन, एक होता है ट्रांजिशन जोन, और एक होता है बफर जोन एंड देन लास्ट वन इज अ ट्रांजिशन जोन, ठीक है।
तो कोर जोन में ना काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन होता है यहाँ पे। काफ़ी बार ह्यूमन हैबिटेट को भेजा नहीं जाता, ठीक है। अगर भेजा भी गया तो वहाँ पे बस साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए ही लोगों को भेजा जाता है। नेक्स्ट वन इज अ बफर जोन, जो ट्रांजिशनल एंड कोर जोन के बीच में होता है। यहाँ पे कुछ लिमिटेड एक्टिविटी का जो है अलाउड होता है। और लास्ट वन इज अ ट्रांजिशनल जोन, जहाँ पे ना मेजर एक्टिविटी हम जो है प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है टाइगर रिजर्व के बारे में। अभी टाइगर रिजर्व ना बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में ही डेजिग्नेट किया गया है। अब इसका इंचार्ज या इस पे जो भी डिसाइड किया जाता है, ये सारा पॉइंट ना नेशनल टाइगर कंजर्वेटर अथॉरिटी थ्रू ही किया जाता है। और ये जो टाइगर रिजर्व है ना, उसके दो कंपोनेंट है। जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व के मैंने कंपोनेंट बताए थे, जहाँ पे आता है कोर रीजन, बफर रीजन एंड ट्रांजिशनल रीजन। वैसे ही टाइगर रिजर्व में भी ना दो कंपोनेंट आते हैं, एक होता है कोर रीजन, ठीक है। यहाँ पे ना इसको ना बेसिकली एक लीगल स्टेटस दिया गया है ऑफ नेशनल पार्क एज वेल और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये कोर रीजन होता है। एक्सक्लूसिवली यहाँ पे टाइगर प्रिजर्वेशन पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है बफर एरिया। अभी बफर एरिया है ना, मिक्स ऑफ फॉरेस्ट एज वेल एज अ नॉन फॉरेस्ट एरिया होता है, ठीक है। ये हो गया टाइगर रिजर्व के बारे में, ठीक है। इंडिया का ये मैप है, यहाँ पे इतने सारे टाइगर रिजर्व है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसके रिलेटेड ना मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी, जहाँ पे हम एंटायर जितने भी टाइगर रिजर्व है इंडिया में, वो हम सारे ट्रिक्स के थ्रू लर्न कर लेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जहाँ पे हम पढ़ेंगे एलिफेंट रिजर्व के बारे में। तो प्रेजेंटली 33 इन इंडिया है। और एक याद रखना एलिफेंट रिजर्व के बारे में कि जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा टाइगर रिजर्व, तो वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में बनाया गया है। पर जो एलिफेंट रिजर्व होता है, इट इज़ नॉट अंडर एनी स्पेसिफिक लॉ, ठीक है। ये एक पॉइंट याद रखने के लिए हमें, मतलब हमें याद रखना चाहिए। अब नेक्स्ट है कम्युनिटी रिजर्व और एक होता है कंजर्वेशन रिजर्व। तो अभी कम्युनिटी रिजर्व में क्या है, कम्युनिटी से नाम समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं लोकल पीपल या लोकल जो भी इनहेबिटेंट होते हैं, ठीक है, उस एरिया के हैबिटेंट होते हैं, उनको उनका इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। और ये एरिया ना कहीं आउटसाइड द नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है, उनके बाहर होता है एरिया। और ये कहीं ना कहीं एरिया एक्ट करता है एज अ बफर एंड इट ऑल्सो inhabited by number of peoples। और अगर कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में देखा जाए तो ये ना इनहेबिटेड रीजन होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई इंसान वगैरह रहता नहीं, और कम्प्लीटली ना ये एरिया ना सेंटर थ्रू ही ओन किया जाता है। अगर कंजर्वेशन रिजर्व का एग्जांपल देखा जाए तो ये है बियास रवि रिवर, जो पंजाब में फ्लो होती है। और कम्युनिटी रिजर्व का बेस्ट एग्जांपल हम वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर वाला रीजन बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे इसका एग्जांपल देखा जाए तो सीवान रिवर जो है, जो पंजाब में फ्लो होती है। ये सीवान जो रीजन है ना, वो पंजाब में फाउंड होता है, ठीक है। तो ये हो गया कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में। उसके साथ साथ एक पॉइंट याद रखना, ये दोनों जो रिजर्व्स है ना, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 2002 के अमेंडमेंट थ्रू लाए गए हैं, ठीक है। ये हो गया एक पॉइंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो वेटलैंड क्या होता है, वेटलैंड ना बेसिकली ऐसा एरिया होता है जो मेनली मार्शी होते हैं, ठीक है, या पिटलैंड वाले एरिया होते हैं, जहाँ पे आइदर नेचुरली हो, आर्टिफिशियली हो, या परमानेंट हो, या टेम्पररी हो, ठीक है। वहाँ पे वाटर का प्रेजेंस होता है। उसके साथ साथ उनके ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें याद रखने चाहिए, ठीक है। ये तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर देखा जाए तो मोस्टली ना वहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है सॉइल में एटलीस्ट फॉर द 7 days। और वहाँ पे प्लांट्स अगर देखा जाए तो दे हैव अडोप्टेड अ प्लांट लाइफ दैट इज हाइप्रोफाइट्स। और ये जो वेटलैंड होते हैं ना, वहाँ पे मेनली हाइड्रिक सॉइल होती है। अभी हाइड्रिक सॉइल का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसी सॉइल जो इनफ ऑक्सीजन उनके पास नहीं होता है कि वो इवन प्लांट को प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। अब ये कंडीशन कैसी अराइज होती है, तो क्या होता है अपर सॉइल में ना जो होता है ना, ठीक है, मतलब वेटलैंड में ना मोस्टली अपर सॉइल वाला रीजन जो होता है ना, वो वाटर से सैचुरेटेड होता है, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं इट लीड टू द एनारोबिक कंडीशन, ठीक है। एंड क्या होता है, पीरियोडिक ना फ्लडिंग भी काफ़ी बार दिखाई देती है फ्रॉम अ नेबरिंग एरियाज नियर द वेटलैंड एंड thus समटाइम इट लीड टू द सैचुरेशन विद द वाटर, ठीक है। तो ये हो गया कुछ कैरेक्टरिस्टिक रिगार्डिंग अ वेटलैंड। अब यहाँ पे हम देखते हैं वेटलैंड और लेक्स के बीच का डिफरेंस।
तो वेटलैंड क्या है बेसिकली ना, इनका ओरिजिन अगर देखा जाए लेक का तो डिफरेंट प्रोसेसेस से होता है, पर वेटलैंड का अगर देखा जाए तो जियोमॉर्फिक और फेल्यूअल जो फ्यूचर्स प्रोसेसेस होते हैं उनके थ्रू किया जाता है। वाटर का टर्नओवर यहाँ पे परमानेंट होता है या परमानेंट और टेम्परेरी नेचर होता है। वाटर लेवल रिलेटिवली स्मॉल होती है और यहाँ पे रिलेटिवली ज़्यादा होती है। उसके बाद लिटोरल लेवल अगर देखा जाए, लिटोरल पेरिगल रेशियो तो यहाँ पे स्मॉल होता है एंड इट इज़ लार्ज वन। और कहीं ना कहीं यहाँ पे इनमें ना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे डोमिनेंट प्रोड्यूसर ना फाइटोप्लैंटम होते हैं, पर वेटलैंड में ना माइक्रोफाइट्स मेजरली डोमिनेंट प्रोड्यूसर होते हैं। अब फूड चेन के बारे में अगर देखा जाए तो लेक में ना मेनली गेजिंग पाथवे दिखाई देता है, दैट इज गेजिंग वाला जो है पाथवे थ्रू फूड चेन रन होती है। उसके बाद वेटलैंड में अगर देखा जाए डेट्रियस, दैट इज जो भी डिकम्पोजर वगैरह होते हैं उनके से ही जो है वो फूड चेन का स्टार्ट होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन साइकिल अगर देखा जाए तो यहाँ पे माइक्रोबूप लेस जो है लेस होते हैं, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे भी उसका कुछ उतना मतलब या माइक्रोबियल लूप जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। उसके बाद प्रोडक्टिविटी अगर देखी जाए तो वेटलैंड में ना सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है एज कम्पेयर टू द लेक। एंड ट्रॉपिकल लेवल देखा जाए तो ये ओलिगोट्रॉपिक लेवल में आता है और ये वाला जो है मोस्टली एट्रॉपिक रीजन में आता है। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे जनरली लो होती है एंड यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हाई होती है। ठीक है, तो दिस आर सर्टन पॉइंट और डिफरेंसेस बिटवीन वेटलैंड एंड द लेक। अब देखते हैं देखो जैसे हमने पढ़ लिया कि वेटलैंड क्या होता है। अभी वेटलैंड को प्रिजर्व करने के लिए या कंजर्व करने के लिए कुछ एफर्ट्स गवर्नमेंट थ्रू लिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पे सबसे मेजर जो एफर्ट फर्स्ट टाइम लिया गया था उसको हम रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। एंड रामसर कन्वेंशन इसलिए नाम पड़ा कि सबसे पहले जब मीटिंग हुई थी 1971 में, वो ना ईरानियन सिटी रामसर में हुई थी और उसी टाइम पे ना रामसर कन्वेंशन को जो है फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश या हम बोल सकते हैं टेबल पे रखा गया था। एंड दिस वी कैन से दैट उसी से जो है रामसर ईरानियन सिटी से ही ये रामसर कन्वेंशन जो है नाम पड़ा। और यहाँ पे अगर रामसर कन्वेंशन में देखा जाए तो बेसिकली ना तीन मेजर पर्पजेस को देखा जाता है। तो सबसे पहला है कि वाइज यूज ऑफ अ वेटलैंड, ठीक है, प्रॉपर एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट, उसके साथ साथ यूज ऑफ अ वेटलैंड को जो है रिसोर्सेज को प्रमोट करना बट इन अ सस्टेनेबल एंड वाइज यूज। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड वेट वेटलैंड डेजिग्नेशन, दैट इज आइडेंटिफाई करना एंड प्रोटेक्ट करना की वेटलैंड ऑफ अ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। एंड थर्ड वन इज अ इंटरनेशनल कोऑपरेशन जहाँ पे प्रमोट किया जाता है ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर अ वेटलैंड कंजर्वेशन। सो दिस आर द पॉइंट रिगार्डिंग अ वेटलैंड कंजर्वेशन। और एक होता है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। अभी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड मतलब क्या होता है, बेसिकली ऐसे वेटलैंड या ऐसे रामसर साइट जिसकी पास मतलब अर्जेंट नीड है या अर्जेंट अटेंशन जो है दिया जाए और उनको कंजर्व किया जाए या मतलब देर होने से पहले। और ये आता है सारा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। तो सबसे पहले ना चिलिका लेक को जो है जो उड़ीसा में है उसको रखा गया था, पर अभी उसको जो है रिमूव कर दिया गया है। और करंटली अगर देखा जाए तो केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान का और लोतक लेक मणिपुर का, ठीक है, ये जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में अभी भी अपना जो नाम है काफी टाइम से मतलब रखा है। ठीक है, अब दैट्स इट फॉर द वीडियो। ठीक है, सारा जो है बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड जितने पॉइंट्स है हमने सब डिस्कस कर लिए। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, टिल देन थैंक यू।